हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन आवर चैनल क्रैक बोर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस आज हम लोग करेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं सारे कंसेप्ट का जो एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड था। देखिए, मैं एनसीईआरटी से ही रिलेट कर रहा हूँ हर चीज़ को, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी होगा। बाकी आप कोई भी बुक कर रहे हो, आप आर डी शर्मा कर रहे हो या आप आर एस अग्रवाल कर रहे हो या आप कोई भी एम एल खन्ना वगैरह जो भी कर रहे हो, आप वहाँ पे भी जाके इन सारे कंसेप्ट के बेस्ड पे ही वहाँ पे भी क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वहाँ पर भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो और फर्दर आगे हम लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे एनसीईआरटी के साथ साथ एग्जाम्पलर भी हम लोग सॉल्व करेंगे। बाकी जो भी आपका डाउट होगा आप कमेंट में हमारा कमेंट बॉक्स कर दो, कमेंट में आप कमेंट कर दोगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, जैसे सेट्स पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद वाला जो चैप्टर पढ़ाऊँगा, उन सब का हैंड रिटन खुद से मैं एक नोट्स रेडी करूँगा अभी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट वीडियो में। और मैं डिस्क्रिप्शन में सारे नोट्स को डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, सो लेट्स कम एंड सॉल्व द प्रॉब्लम फर्स्ट। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 जो है हमारा एनसीईआरटी का, वो सेट्स का मेनली डिफिनीशन पर बेस्ड है। जो भी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था ना, मेनली ये इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है आपको नाइन्थ स्टेटमेंट दिया हुआ है। इन नाइन्थ स्टेटमेंट में से आपको पहचाना, यू हैव टू रिकॉग्नाइज विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स, कि एक्चुअली सेट्स है क्या। मैंने सेट्स को डिफाइन किया था, आपको याद होगा तो, कि सेट्स क्या होता है। तो मैंने सेट्स को डिफाइन किया था कि देखो, सेट्स क्या होता है, ए वेल कलेक्शन या ए वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। इफ आप लोगों को अगर याद होगा तो ये डिफिनेशन आपको माइंड में रखना है कि एक कलेक्शन तो होता है और कलेक्शन के साथ साथ वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मतलब कि ये नहीं कि एक पर्सन ये बोला, दूसरा पर्सन उसको आके कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि नहीं भाई ये नहीं होगा। कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर एक पर्सन उसको ये बोलता है तो दूसरा पर्सन को भी वही चीज बोलना चाहिए। ठीक है, सेम होगा दोनों पर्सन के लिए। इवन कि किसी भी पर्सन के लिए वो चीज सेम होना चाहिए, वो सेट सबके लिए सेम होना चाहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ जे। 12th मंथ होता है, आप सब लोग जानते हो। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि क्या मंथ एक कलेक्शन है, जरूर कलेक्शन है, मंथ कलेक्शन है। और क्या ये सेट है, तो बिल्कुल सेट है, क्योंकि जनवरी फरवरी से लेके दिसंबर तक ही होता है मंथ, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता है ना। तो एक वेल डिफाइंड तो है ना। अब ये बोला कि जनवरी जे से स्टार्ट होने वाला, तो जे से स्टार्ट होने वाला जो है जनवरी होगा, जून होगा, जुलाई होगा। ठीक है, तो ये जो एक सेट बना ना, अगर हम इसको एज अ सेट रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, जो ये सेट होगा, मान लो ये सपोज ए नाम का एक सेट है, और अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, जनवरी, फरवरी नहीं होगा, मार्च भी नहीं होगा, अप्रैल भी नहीं होगा, जून होगा, जुलाई होगा, इतना ही होगा। तो ये एक 3 मंथ का सेट हुआ कि नहीं होगा, तो ये एक प्रॉपर सेट है। तो हमारा जो पहला है वो एक सेट है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। चलो, ये एक कलेक्शन की बात कर रहा है, पर क्या ये वेल डिफाइंड है। अगर इसका आंसर आपको लिखना होगा तो क्या लिखोगे, ऐसे सेट दिखा दोगे और बोलोगे कि दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ जे, सो दिस इज अ सेट। अगर आपको सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करना है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, तो आप ध्यान से सोचो कि अगर हम 10 राइटर्स की नाम लें, वर्ल्ड की बात कर रहा है ये, सॉरी इंडिया की बात कर रहा है, तो इंडिया में बहुत सारे राइटर्स हुए हैं, बहुत ज्यादा राइटर्स हुए हैं, जो और जो फेमस भी हैं, टैलेंटेड भी हैं, टैलेंटेड। तो ये एक वेल डिफाइन नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे लिए 10 राइटर्स, टैलेंटेड राइटर्स कुछ और हो सकते हैं, किसी और के लिए 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कुछ और हो सकता है। मैं बोल दूं 10 का नाम लिख दूं, ठीक है, एक चार्ट बना के, और बोलो कि एक सेट हो गया, पर कोई अदर होगा, वो बोलेगा कि नहीं भाई मेरे लिए तो एक दूसरा राइटर है जो ज्यादा टैलेंटेड है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे वेरी करने लगेगा। इसलिए जो सेकंड वाला जो आपका क्वेश्चन है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, ये सेट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो जो सेकंड है वो सेट नहीं है, नॉट अ सेट। क्यों नहीं है सेट, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ठीक है, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ राइटर्स। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
थर्ड क्वेश्चन इज कि अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द, सेम कंसेप्ट, जो पहला क्वेश्चन है ना सेम ये भी है भाई। मैंने 10 वर्ल्ड के 10 बैट्समैन का नाम ले लिया कि ये 10 जो हैं जो सबसे बेस्ट हैं, मेरे लिए होगा, किसी और के लिए कुछ और होगा। जैसे आप लोग टीवी पे भी देखते होंगे कि कभी कभी सचिन तेंदुलकर प्लेइंग 11 निकालते हैं, ठीक है, कि मेरे लिए प्लेइंग 11 ये होना चाहिए। कभी कभी ब्रेन लारा निकालता है कि मेरे लिए प्लेइंग 11 ये होना चाहिए। कभी कभी मान लो रिकी पॉन्टिंग का प्लेइंग 11, तो सबका अलग अलग होता है कि नहीं। किसी में एम एस धोनी होते हैं, किसी में एम एस धोनी नहीं होते हैं, किसी में कोई और प्लेयर होता है, किसी में और प्लेयर नहीं होता है। तो दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। तो इसलिए थर्ड वाला भी एक सेट नहीं होगा, ठीक है, नॉट अ सेट। थर्ड इज ऑल्सो नॉट अ सेट। फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ठीक है। मान लो सपोज तुम 11th क्लास में हो, तो 11th क्लास में फिक्स है ना कि तुम्हारा कुछ स्ट्रेंथ होगा क्लास का। मान लो तुम जिस क्लास में पढ़ते हो वहां पे मान लो 100 बच्चे हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं। अब इन 100 स्टूडेंट्स में मान लेते हैं बॉयज का जो परसेंटेज है या बॉयज का जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो मान लो 70 है, 70 बॉयज है और 30 गर्ल्स है। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट एक तुम्हारे क्लास के लिए, एक पर्टिकुलर क्लास के लिए क्या ये फिक्स है कि नहीं कि तुम्हारे क्लास में 70 ही बॉयज हैं और वो 70 बॉयज का एक चैट लिस्ट भी होगा आपके पास, रोल नंबर वाइज आपका अटेंडेंस भी बनता होगा। इसलिए ये जो है कलेक्शन, ये यूनिक कलेक्शन है। तुम्हारे लिए अगर ये 70 बॉयज है, कोई भी आएगा ना तो वो बोलेगा कि इस क्लास में 70 बॉयज ही हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है वो, ठीक है। तो इसलिए इसको हम एक सेट बोल सकते हैं। क्यों सेट बोलेंगे? क्योंकि तुम्हारे क्लास में जो बॉयज हैं वो आइडेंटिकल हैं, वो यूनिक हैं, ठीक है ना, वो डिफर नहीं होगा। तुम्हारे लिए अगर 70 है तो किसी और के लिए भी 70 ही बॉयज है, क्योंकि तुम्हारे क्लास में उतने ही बच्चे हैं और वो भी बॉयज की बात हो रही है, ठीक है। तो ये एक सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए इट इज अ सेट। दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन और ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज अ सेट। तो फोर्थ वन इज अ सेट, ठीक। इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। मान लो बॉय को रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे सबका नाम हो जाएगा ए बी सी, जो भी नाम होगा एक्स वाई जेड, इसको ऐसे इस तरीके से हम सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल नेक्स्ट देखो, जो फिफ्थ मेरा है वो क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन, ये दिस इज अ सेट, दिस इज वेल डिफाइंड ना। अगर हम बात करें कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स तो हम कैसे इसको डिनोट कर सकते हैं, n इज इक्वल टू ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, तो 1 2 3 ऐसे ही होगा। लेस देन 100 तो 100 नहीं है, लेस देन 100 की बात हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 99 तक। तो ये एक कलेक्शन है ना, ये किसी के लिए भी यही सेम होगा, किसी के लिए भी ये डिफर नहीं होगा, पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करेगा, इसलिए दिस इज अ सेट, ओके। दिस इज अ सेट, दिस इज a set because this is a well defined collection of objects, okay. Next question, 6 number, a collection of novels written by मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र ने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं। मान लो सपोज अगर हम बात करें कि उन्होंने 50 नॉवेल्स लिखे, सपोज करो, मुझे एक्चुअल डेटा नहीं पता कि कितने उन्होंने लिखा है, बट एक सपोज करें कि 50 लिखा है। तो अब ये बताओ कि वो नॉवेल्स जो होंगे मेरे लिए 50 होंगे। मान लो सुधीर है तो उनके लिए भी तो 50 होगा ना। सुधीर मुंशी प्रेमचंद्र का, कालिदास का तो नोवेल नहीं ना बोल देगा कि मुंशी प्रेमचंद्र का। तो मुंशी प्रेमचंद्र का जो नोवेल्स है वो आइडेंटिकल है, यूनिक है, वो सिर्फ मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है ना। दैट इज रिटन बाई मुंशी प्रेमचंद्र इटसेल्फ, किसी और का उसमें वो नहीं है। इसलिए उसको हम एक सेट बोलेंगे क्योंकि वो फिक्स है, वो वैरी नहीं करेगा पर्सन टू पर्सन। और सेट का सबसे बड़ा डिफिनेशन ये होता है कि कलेक्शन शुड नॉट वैरी पर्सन टू पर्सन, मैंने पॉइंट लिखाया भी है। तो मुंशी प्रेमचंद्र का जो नॉवेल्स है पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करेगा। ये नहीं बोला गया है कि मुंशी प्रेमचंद्र ने जितने भी कलेक्शन किया है, नॉवेल्स लिखा है, उसमें से पांच जो है बेस्ट नॉवेल्स की बात नहीं हो रही है, क्योंकि अगर हम 5 बेस्ट नॉवेल्स की बात करेंगे तो वो डिफर हो सकता है। मेरे लिए 5 बेस्ट कुछ और हो सकता है, किसी और के लिए कुछ और हो सकता है, बट सारे नॉवेल्स की बात हो रही है तो वो नॉवेल्स यूनिक है, ठीक है। तो ये एक सेट है, सो दिस इज अ सेट। तो 6 नंबर भी क्या है, सेट है, ठीक है। 7 देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। सिंपल, इवन इंटीजर्स की बात कर रहा है तो इवन इंटीजर्स क्या होगा, 1 2 3 ऑल, यानी कि इन्फिनाइट तक ये चलता रहेगा। ये क्या होगा, चलता रहेगा, तो इसको हम इंटीजर्स बोल सकते हैं, ठीक है। इवन इंटीजर्स है ये, तो 1 2 3, तो ये तो सेट है ना, तो दिस इज अ सेट, ये तो यूनिक है।
8 की बात करें, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखो इस चैप्टर में मान लो सपोज मैं 8 पॉइंट एक्सरसाइज 1.1 की ही बात करूं, एक फिक्स है कि नहीं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कि फर्स्ट क्वेश्चन में 9th, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 9 सब क्वेश्चंस है, ये फिक्स है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके कुछ सब क्वेश्चंस है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके कुछ सब क्वेश्चंस है। तो दिस इज फिक्स। इसलिए इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस है ये कलेक्शन है और वेल डिफाइंड भी है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं होगा, इसलिए दिस इज ऑल्सो अ सेट। 9th नंबर देखो, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, सेम कंसेप्ट। अगर हम मोस्ट डेंजरस की बात करें तो मेरे लिए कुछ और हो सकता है, किसी अदर पर्सन के लिए मोस्ट डेंजरस, मान लो किसी को स्नेक से डर नहीं लगता है तो वो स्नेक को मोस्ट डेंजरस एनिमल नहीं बोलेगा, हमको लगता है तो मैं बोलूंगा। मान लो किसी को बाघ से, टाइगर से डर नहीं लगता है तो वो डेंजरस नहीं बोलेगा, मेरे लिए तो भाई डेंजरस है तो मैं उसको डेंजरस बोलूंगा। तो कोई किसी एनिमल को डेंजरस के कैटेगरी में ले सकता है, कोई उसी एनिमल को डेंजरस के कैटेगरी में नहीं भी ले सकता है। इसलिए ये जो है नाइन्थ जो है वो वैरी करेगा पर्सन टू पर्सन, सेम नहीं रहेगा हर पर्सन के लिए, इसलिए ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है, ठीक है, इसलिए ये सेट है ही नहीं। तो ये हो गया 9, ठीक है। तो मैंने सारा क्वेश्चन कर दिया फर्स्ट का, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप पहले से क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक सेट दिया हुआ है, A is a set of 1 2 3 4 5 6, ये दिया हुआ है और आपको इंसर्ट करना है दिस साइन और दिस साइन। मैंने आपको बताया था एक कंसेप्ट, दैट कंसेप्ट वाज बिलोंग्स टू कंसेप्ट, कि मैं इस घर में रहता हूं तो ये वाला साइन, मैं इस घर से बिलोंग नहीं करता हूं तो ये वाला साइन, ठीक है। सपोज तुम दिल्ली में रहते हो तो तुम दिल्ली से बिलोंग करते हो, दिल्ली से नहीं रहते हो तो तुम दिल्ली से बिलोंग नहीं करते हो, सिंपल सी बात। तो इसमें अब इंसर्ट करना है, देखो 5 डैश 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 ए, यानी कि यहाँ ब्लैंक है, यहाँ क्या डाला जाएगा, 5 क्या इस सेट में है, अगर है तो बिलोंग्स टू का साइन दोगे, नहीं होगा तो नॉट बिलोंग्स टू। 8 है कि नहीं, नहीं है इस सेट में तो नॉट बिलोंग्स टू कट कर दोगे बिलोंग्स टू को। 0 भी नहीं है इस सेट में तो नॉट बिलोंग्स टू होगा। 4 देखो 4 है तो बिलोंग्स टू होगा, और यहाँ पे क्या है 2 तो 2 भी बिलोंग्स टू होगा, और 10 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। तो दिस इज सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और आपको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। अब थोड़ा क्वेश्चन अच्छे आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 कि आपको दिया हुआ है a इज इक्वल टू x सच दैट, ये वाला साइन बताया था मैंने, सच दैट है फॉर ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर एंड x का जो रेंज है वो इतना है। x, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको दो चीजें देखनी है। पहला कि x का डिफिनेशन क्या है, कि x एक इंटीजर है, तो इंटीजर आपको मालूम है क्या होता है, ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है। अब x का एक रेंज है, x का क्या रेंज है, x जो है -3 से 7 तक ही होना चाहिए, इससे ना तो पहले होगा ना इसके बाद होगा। यानी कि अगर हम इसको सिंपली देखें तो मान लो कुछ अगर नंबर लाइन इस तरीके का होता है जहां पे 0 होता है, 1 होता है, 2, और ये कहां तक है 7 तक है, और इधर -1 -2 -3, इसका जो दुनिया है, इसका जो दुनिया है यहां से लेकर के यहां तक ही है। और देखो क्या है कि अगर 7 पे ध्यान दोगे, ये चीज एकदम ध्यान से देखो, अगर तुम 7 पे ध्यान दोगे तो इक्वल टू का साइन नहीं है, लेस देन है सिर्फ। इस साइन का मतलब होता है लेस देन, अगर हम इसमें ऐसे कर देंगे तो इसका मतलब होता है इक्वल टू और लेस देन, इक्वल टू और लेस देन मतलब छोटा होगा बट उसके बराबर भी होगा, लेकिन सिर्फ अगर ये वाला साइन आ जाता है मतलब छोटा है, उसके बराबर नहीं है। इसका मतलब इंक्लूड और एक्सक्लूड की बात करते हैं कि अगर ये वाला साइन है इसका मतलब 7 को आप नहीं ले सकते हैं, उससे छोटा लेना है, और अगर यही ये वाला साइन आ जाता इसका मतलब होता कि 7 से छोटा लेना है और 7 को भी लेना है, 7 को भी इंक्लूड करना है, बट ये वाला साइन नहीं है इसलिए हम 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसलिए इसका दुनिया 6 तक ही रहेगा। इसका दुनिया कहां तक रहेगा, सिर्फ 6 तक ही रहेगा। इधर देखो -3 के पास ये दोनों साइन है, इक्वल टू का भी है और
ग्रेटर देन या लेस देन का भी साइन है, इसलिए -3 को भी लेंगे। अगर ये वाला नहीं रहता तो -3 भी इस दुनिया में नहीं रहता। तो पता चला कि x जो है इतने ही दुनिया में रहेगा। तो चलो सेट बनाते हैं। सेट कैसे बनाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू दिस, इंटीजर होना चाहिए और x कहां से कहां तक होना चाहिए, -3 से 7, तो -3 होगा, -2 होगा, बिल्कुल होगा, -1 होगा, बिल्कुल होगा, 0 भी होगा, इंटीजर है, 1 भी होगा, इंटीजर है, 2 भी होगा, इंटीजर है, 3 भी होगा, इंटीजर है, 4 भी होगा, इंटीजर है, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 नहीं होगा। बोलोगे 7 क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो लेस देन 7 बोल रहा है, लेस देन और इक्वल टू 7 नहीं बोल रहा है। अगर लेस देन और इक्वल टू रहता मतलब आप 7 को भी ले लीजिए, बट 7 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लेस देन 7 की बात कर रहा है। तो ये जो मेरा है ये रोस्टर फॉर्म में यही आंसर होगा, ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं जल्दी से बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि b इज इक्वल्स टू ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। इजी है ना, इस तरीके के क्वेश्चन तो बहुत सारे हम लोग कर भी चुके हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, b इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर आपको पता है ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 2 3 अप टू इनफिनाइट। तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, 6 होगा कि नहीं होगा। देखो ये क्या बोल रहे हैं, लेस देन 6, यानी कि 6 नहीं, 6 से छोटा, 6 से कम, तो लेस देन 6 यानी कि 5 तक ही होगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, दिस विल बी द आंसर। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड बोल रहा है कि c इज इक्वल्स टू फॉर ऑल x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नंबर हुज सम इज 8। ठीक है, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया बट क्वेश्चन यही है कि 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए x का डिफिनेशन क्या है कि वो 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। जैसे कि 1 to 12 होता है, 13 होता है, 15, ये सब क्या है 2 डिजिट नंबर है। जैसे 56 63 दीज आर 2 डिजिट नंबर्स। तो 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, बट एक और कंडीशन क्या है, जब उन दोनों को सम लेंगे तो वो 8 होना चाहिए। 2 डिजिट नंबर होना चाहिए और दोनों का सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। मान लो c इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, मान लो 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होता है, 9 तो 1 डिजिट है तो 10 होगा, और कहां तक जाएगा 99 तक जाएगा, ये तो पक्का है ना 2 डिजिट नंबर। 10 का सम 8 नहीं होगा, तो अब तुम क्या कहोगे, 10 11 12 ऐसे करते करते जाओगे, तुम चेक करोगे कि किसका सम 8 हो जा रहा है, किसका होगा। पहली बात, सबसे पहले 2 के साथ देखो क्या जोड़ेंगे, 1 के साथ क्या जोड़ेंगे कि 8 आ जाएगा, 7 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि 17 होगा, ये फिक्स है। अब देखो, अब 1 वाले में कोई नहीं आ सकता, अब 2 वाला चेक करो, 2 में क्या जोड़ेंगे कि 8 आ जाए, 6 जोड़ेंगे तो 26 होगा, समझ रहे हो। अब 2 में कुछ भी जोड़ेंगे तो 8 तो कभी आएगा नहीं, तो 2 वाला भी खत्म, अब 3 वाला आएगा, 3 वाला में क्या ऐड करेंगे, 5 करेंगे तो 35 हो जाएगा। अब देखो 3 वाला में भी तो कुछ नहीं आएगा, अब 4 वाला देखो, 4 में क्या ऐड करेंगे, 4 करेंगे, वैसे ही 5 वाला हो जाएगा, तो 5 में क्या ऐड करेंगे 3, वैसे 6 वाला तो 6 में क्या ऐड करेंगे 2, और वैसे 7 में तो 71। और अब इसके अलावा कुछ होगा, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, 8 वाला आओ, 8 में क्या जोड़ेंगे, 8 में 0 जोड़ेंगे भाई साहब, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है कि नहीं है, बोलो है ना। 8 में 0 जोड़ेंगे तो दोनों का सम 8 ही तो आएगा, और एक नंबर भी है, ये 2 डिजिट नंबर भी है। इसके अलावा तुम सोच लेना, सोचते रहना, कोई नहीं होगा, तो ये होगा आंसर आपका। यानी कि ये सारे ऐसे 2 डिजिट नंबर हैं जिनको जोड़ने पे, जिनके डिजिट्स को जोड़ने पे 8 आएगा, सम 8 आएगा। देखो 1 + 7 8, 2 + 6 8, तो सबको जोड़ोगे तो 8 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो फोर्थ नंबर क्या है कि d इज इक्वल्स टू फॉर ऑल x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल ऑफ 60। x इज अ प्राइम नंबर, वेरी गुड क्वेश्चन, विच इज डिवाइजर ऑफ 60। देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका 1 और वो नंबर इटसेल्फ सिर्फ क्या हो, डिवाइजर हो, इसके अलावा कोई नहीं हो। ठीक है, तो प्राइम नंबर की अगर हम बात करें कि 60 का कौन कौन डिवाइजर होगा प्राइम, तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन आता है ना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर देते हैं।
इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे तो ये इस तरीके का होगा यानी कि जब अगर हम 60 को लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये तो सारे प्राइम फैक्टर्स है कि नहीं 60 का, है कि नहीं। 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 तो यही जो होंगे ना इसके प्राइम डिविजर, मतलब ऐसे प्राइम नंबर होंगे जो डिविजर होंगे 60 के। इसके अलावा तुम सोचना कोई नहीं हो सकता है। इसलिए सेट क्या बनेगा, d इज इक्वल्स टू 2। अब 2 को 2 बार मत लिखना क्योंकि मैंने बताया था कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन रोस्टर फॉर्म। ओके, तो 2 होगा, उसके बाद 3 होगा और उसके बाद 5 होगा। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म में, तो ये आंसर हो जाएगा 2 3 5। ओके, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, E इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री है एक लेटर, उसके जो ट्रिग्नोमेट्री के जो भी लेटर्स है ना ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के, ट्रिग्नोमेट्री क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्री, ये है ट्रिग्नोमेट्री। अब इस लेटर के इस वर्ड के जितने भी लेटर्स हैं इनका एक सेट बनाओ। तो मैंने आपको बताया था कि जब इस तरीके का सेट हम बनाते हैं तो जितने भी रिपीटेशन होते हैं ना वो नहीं करते हैं, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में लिखते वक्त रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। इसलिए एक टी आएगा, आर आएगा, आई भी आएगा, जी भी आएगा, एन भी आएगा, ओ आएगा, एन आएगा, एम आएगा और क्या आएगा, ई आएगा। उसके बाद टी तो नहीं आ सकता है, आर भी नहीं आ सकता है, वाई आएगा। तो ये हो गया सेट। तो इसमें क्या देख रहे हो कि जो जो रिपीट है ना, टी देखो 2 बार है तो इसको एक ही बार लिखेंगे। इसके बाद और क्या 2 बार है, ओ 2 बार है तो इसको एक ही बार लिखेंगे। आई नहीं, आर 2 बार है तो आर को भी एक ही बार लिखेंगे, बाकी सबको लिख देंगे। तो ये हो गया लेटर ट्रिग्नोमेट्री का। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है ना कि बेटर, क्या है, बेटर वर्ड का आपको सेट बनाना है। ठीक है, बेटर, ये हो गया बेटर, इसका सेट बनाना है। तो हम क्या लिखेंगे, एफ इज इक्वल्स टू बी लिखेंगे, ई लिखेंगे और टी एक ही लिखेंगे, ई लिख चुके हैं और आर लिखेंगे। तो ये हो गया सेट। इसमें जो भी रिपीटेशन है उसको नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चंस हुआ। बाकी मैं क्वेश्चंस लिख ले रहा हूं पहले, उसके बाद मैं इसको डिस्कस करूंगा। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने किया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ था, उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना था। ठीक है, इस बार रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और आपको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। ओके, सो लेट्स डू इट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है सेट, जो पहला क्वेश्चन है रोस्टर फॉर्म में वो है 3 6 9 12। ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट होता है। आपको जब रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर में चेंज करना होगा तो ध्यान देने वाली बात होगी। ठीक है, ये देखो 3 6 9 12, आपको ऑब्जर्व करना है कि सीक्वेंस क्या है, कुछ सीक्वेंस मिल रहा है कि नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो देखो क्या ये सीक्वेंस आ रहा है 3 6 9 12, और इसमें क्या चीज़ आपको कॉमन दिख रहा है कि ये 3 3 3 सब में है। यानी कि अगर ये 3 तो एक होगा ही, उसके बाद देखो 1 2 3 4 इस तरीके से बढ़ रहा है। तो अगर हम इस 1 2 3 4 को एक वेरिएबल दें, यानी कि n से मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई करें, n से, तो क्या ये 3n टाइप्स का हो जाएगा। मल्टीपल्स को ऐसे ही डिनोट करते हैं। अब n कुछ भी हो सकता है, n 1 हो सकता है तो 3 × 1 3 हो जाएगा। n अगर 2 रखेंगे तो 3 × 2 6 हो जाएगा। n को अगर मान लो n 1 रखेंगे यहाँ पे तो क्या होगा 3 × 1 3। अगर हम n 2 रखेंगे तो क्या होगा 3 × 2 6। अगर n 3 रखेंगे तो 3 × 3 9। देखो ये सीक्वेंस हो रहा है ना। तो n को, अब ये है कि n कहां से कहां तक हो सकता है और n क्या होगा। 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज कि n क्या होगा, ठीक है, नेगेटिव नंबर तो नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव नंबर होगा, यानी कि नेचुरल नंबर होगा n। और नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, n से। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कॉमा देके कि n जो होगा वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बिलोंग्स टू का कंसेप्ट बताया था कि जो मेरा n हम लिख रहे हैं वो किससे बिलोंग करना चाहिए,
नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। और पहली बात सॉरी और दूसरी बात कि n क्या होगा ये तो पता चल गया, n कहां से कहां तक होगा। अगर हम n को ये इसका रेंज नहीं बताएंगे कि ये n कहां से कहां तक होगा तो ये तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कुछ भी डालते रहो, फिर 20 डाल दो तो 23 या 60 भी आ जाएगा। बट आपको इस सेट के अकॉर्डिंग n को सेट करना है, तो n कहां तक होगा इसके लिए आपको देखना पड़ेगा n कहां से स्टार्ट हो रहा है। देखो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा 1 से, यानी कि n तो फिक्स हो गया कि n का जो मिनिमम वैल्यू होगा, n का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 1 होगा, यानी कि 1 से n स्टार्ट होगा, ठीक है। और कहां तक जाएगा, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, यानी कि 4 तक जाएगा, ये भी फिक्स हो गया। क्या 4 होगा कि नहीं होगा, 4 होगा कि नहीं होगा, तो ये 4 होगा, क्योंकि 4 होगा तभी तो 3 4 जा 12 आएगा, यानी कि अब इसको डब्बे को बंद करो और इसको हम क्या लिखेंगे, x है ना, एक x डिफाइन कर रहे हैं। और जैसे पिछले बार करते थे, देखो लिख दिए कि नहीं, x फॉर ऑल x सच दैट x इक्वल्स टू 3n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n का रेंज कहां से कहां तक होगा, 1 से लेके 4 तक। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू x फॉर ऑल x सच दैट x इज इक्वल्स टू 3n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड द जो वैल्यू होगा n का वो ये भी हो सकता है। पूछो क्या इसमें प्रॉब्लम है, क्या कुछ इसमें प्रॉब्लम है, दोनों में सेम है। क्यों, इसका मतलब होगा कि 5 से कम n का जो रेंज होगा वो 5 से कम, तो 5 से कम क्या होता है, 4 होता है। और जब हम इक्वल टू का साइन देंगे तो 4 को लेना पड़ेगा, और जब हम इक्वल टू का साइन नहीं देंगे तो यहाँ 5 देना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ इक्वल टू हटा दोगे तो इसका मतलब हो गया कि 4 नहीं, 4 से कम, यानी कि 3 तक ही जाएगा, लेकिन n कहाँ तक जाएगा, 4 तक। अब देखो ये दोनों सही है, तो इस तरीके से हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड क्वेश्चन इज 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 32। इसमें क्या ऑब्जर्व करो, क्या दिख रहा है आपको। पहली बात कि सीरीज पढ़े होगे आप, तो इस एक तरीके का सीरीज है। किस तरीके का सीरीज है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 2 का पावर 1 करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 का पावर 2 करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 2 का पावर 3 करोगे तो देखो यही तो सीक्वेंस बन रहा है। कुछ इसी तरीके का इसमें क्या सेम है, ध्यान दो इसमें क्या सेम है, इसमें 2 देखो सब में सेम है, तो एक तो 2 फिक्स हो गया कि 2 आएगा। वैरी क्या कर रहा है, तो इसका पावर वैरी कर रहा है, 1 2 3 4 5 ऐसे इस तरीके का। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल n ले लेते हैं, जिस तरीके से ऊपर वाला लिए, तो ये 2 का पावर n के फॉर्म में होगा। n क्या होगा, दूसरी बात क्या देखेंगे कि n क्या होगा, हमेशा 3 ही चीज देखना है। एक तो स्ट्रक्चर क्या है, सीरीज क्या है उसको लिख देना है, उसके बाद देखना है कि जो मैंने वेरिएबल माना है, जो मैंने n माना है वो क्या होगा। दूसरी चीज तो n नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 क्या है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर भी नहीं, क्योंकि जीरो की बात ही नहीं हो रही है, तो n क्या है, नेचुरल नंबर। तीसरी बात n कहां से कहां तक होगा, तो n देखो 1 से लेके 5 तक है कि नहीं, तो n को कहां से कहां तक रखेंगे, 1 से लेके 5 तक। और हमेशा ध्यान देंगे कि इक्वल टू का साइन दोनों तरफ होगा, अगर इक्वल टू का साइन दोनों तरफ नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 5 को भी लेना है और 1 को भी लेना है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। बन गया सेट बिल्डर फॉर्म, देखो कि x और फॉर ऑल x सच दैट x इक्वल्स टू 2 पावर n, देखो 2 का पावर n को अगर हम 1 लेंगे तो 2 पावर 1 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, n को 2 लेंगे तो 2 पावर 2 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। वैसे ही n को 3 लेंगे तो 2 पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगा, 2 पावर 4 इज इक्वल्स टू 16 हो जाएगा, और 2 पावर 5 इज इक्वल्स टू 32 हो जाएगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये वाला जो मेरा स्टेटमेंट है, ये वाला जो मैंने ये सॉल्यूशन किया, ये मेरा आंसर हो गया। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, सेम तरीका क्या होगा, बस लिखने का ढंग बदल जाएगा, x इक्वल्स टू पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ देखो, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि n जो होगा 1 से लेके, अगर सिर्फ लेस देन का साइन देना चाहते हैं तो यहाँ 6 करना पड़ेगा। तो अगर आंसर इस तरीके का है तो ये भी सही होगा, क्योंकि 6 से कम क्या आएगा, 5 होगा। इंक्लूड करना होगा, इक्वल टू का साइन देना होगा तो यहाँ 5 होगा, अगर इक्वल टू का साइन नहीं देना होगा तो यहाँ 6 होगा। एक तरीके से और लिख सकते हैं, फॉर ऑल x x इक्वल्स टू 2 पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n, ये देखो जीरो से 6। क्यों मैंने ऐसा लिखा, क्योंकि जीरो तो नहीं होगा,
जीरो से ज्यादा, जीरो से बड़ा होना चाहिए। जीरो से बड़ा क्या होगा, n जो होगा वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो जीरो से बड़ा क्या होगा 1, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, और 6 से कम, तो 6 से कम 5, तो 1 से लेकर 5, इस तरीके से। और ये क्वाइट कंफ्यूजन भी हो सकता है, इससे ये कंफ्यूजिंग हो सकता है थोड़ा बहुत, ये भी कंफ्यूजिंग अगर आपको लगता है तो सबसे अच्छा ये है कि आप इस तरीके से लिखो। बाकी लिखने का तो बहुत तरीका है, ठीक है, तो आप इसको प्रेफर करोगे, ठीक है। बाकी मैंने लिख दिया कि इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 है 5, 25, 1, तो ये तो दिख ही रहा है, क्या दिख रहा है कि ये 5 का मल्टीपल से सारे, यानी कि 5 1 जा 5, 5 का पावर 2 25, 5 का क्यूब 125, और 5 का पावर 4 625। यानी कि एक तो 5 फिक्स हो गया, तो यहाँ पे भी सेम हम वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि 5 हो जाएगा बेस में, और पावर चढ़ा देंगे n, और n को वेरी करेंगे। और सब दूसरी बात कि n क्या है, तो n नेचुरल नंबर होगा, और n कहाँ से कहाँ तक होगा। देखो 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 5 इंटू 3 5 इंटू 4, सॉरी 5 इंटू नहीं, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, 5 का पावर 4, तो 1 से लेके 4 तक जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि n जो है 1 से लेके 4 तक, 4 को भी इंक्लूड करेंगे, 4 को हटाएंगे तो गलत हो जाएगा, तो 1 से लेके 4 तक जाएगा। अब मैं एक ही लिख रहा हूँ, सारा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम किसके बराबर करेंगे, x के। बन गया मेरा सेट बिल्डर फॉर्म। तो मेन जो है ये आपको पहचानना होगा, बाकी तो ये लिख ही लोगे। 1 से लेके 4 तक ही तो जाएगा। और अगर यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये भी गलत नहीं है, मतलब सारा सेम रहेगा, इसके प्लेस पे ये भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, इसको इक्वल टू हटाना चाहते हो तो इस यहाँ पे 0 लगा दोगे, क्योंकि 0 से बड़ा हो जाएगा। और ये और भी कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये डिफरेंस लिखने का तरीका है, बट सही ये वाला होगा, पेपर ये वाला ही होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर देखो क्या है, 4 है कि 2 4 6, तो ये जो है आप ध्यान से देखोगे तो ये दिख रहा है कि ये जो क्या है 2 4 6, ये इवन नंबर्स का एक कलेक्शन है कि नहीं। 2 4 6 ये सारे क्या है, इवन नंबर्स का। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि x, और इसका डिफिनेशन क्या होगा कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट 5th नंबर, 5th क्या है 149.100। तो अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये देखो 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, डॉट डॉट डॉट, और ये किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है। तो क्या इसमें कॉमन है कि ऊपर वाला जो है वो फिक्स है, वैरी क्या कर रहा है, बेस वैरी कर रहा है। इस पर देखो 1 2 3, तो बेस को हम एक वेरिएबल मान लेते हैं n, जैसे उधर मानते थे ना n, जो वैरी करता है उसको मानेंगे। तो n वैरी कर रहा है 1 2 3 4 5, कहाँ तक 10 तक। और देखो सेम क्या है 2 सेम है, तो n का पावर 2 हो जाएगा, जो सेम है जो कांस्टेंट है उसको हम इसी तरीके से लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू n स्क्वायर, और n क्या होना चाहिए, n होना चाहिए हमारा नेचुरल नंबर। देखो 1 2 3 नेचुरल नंबर होना चाहिए, और कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, तो n जो मेरा होना चाहिए 1 से लेकर के 10 तक होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। सो फॉर ऑल x such that x is equal to n square where n belongs to natural numbers and n ranges from 1 to 10, तो ये हो गया मेरा सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये समझ में आ रहा है ना। इसको हम और भी तरीका से लिख सकते हैं, सेम रहेगा, n हो जाएगा, ये 11 यहाँ कर देंगे और ये 1 हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, बट इस पर ध्यान नहीं देंगे, अभी हम फिलहाल इस पे ही फोकस करेंगे। तो ये आपका सारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको सेट दिया हुआ है, उन सब का एलिमेंट्स लिखना है। चलो जल्दी जल्दी लिखते हैं। फर्स्ट क्या है कि x फॉर ऑल x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए, दो चीज। पहला क्या होना चाहिए कि वो ऑड होना चाहिए, और सेकेंड चीज कि नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होता है,
ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 2 3 टिल इन्फिनिटी वो नेचुरल नंबर होता है। इसमें भी देखो 1 और 2 ऑड और इवन का कॉम्बिनेशन होता है, बट इसमें हमको किसका लिखना है, ऑड वाले का लिखना है। तो ऑड वाले का अगर हम सेट बनाएंगे, अगर हम एलिमेंट लिखेंगे इस सेट का, तो पहला क्या होगा 1, क्योंकि 1 इज एन ऑड नंबर। सेकंड 2 नहीं होगा, 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, 7 होगा, ऐसे ही चलता रहेगा टिल इन्फिनाइट तक। तो ये सारे एलिमेंट्स हो गए ऑड नेचुरल नंबर का, ठीक है। सेकंड है कि x इज एन इंटीजर रेंजिंग फ्रॉम -2 टू 9/2। देखो ये ध्यान दो, -12 से लेकर के 9/2 से, देखो इक्वालिटी का साइन किधर भी नहीं है, इनइक्वालिटी कहीं भी नहीं है, ये ग्रेटर देन है और ये लेस देन है। तो x जो है इन दोनों के अलावा होगा, ये दोनों नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है। अगर इक्वालिटी का साइन रहता ना तो x होता। अब देखो -12 का मतलब क्या होता है, -0.5 होता है, और 9/2 का मतलब क्या होता है 4.5। यानी कि इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे, जितने भी इंटीजर आएंगे, उन सबको लिखना है। -0.5 के बाद क्या आएगा, अगर इस नंबर लाइन की बात करें, यहाँ 0 होता है और यहाँ -1 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि x -0.5, 0.5 कहाँ होगा, -0.5 यहाँ होगा, हाफ, तो -0.5 यहाँ, इससे कम, यानी कि ये वाला रीजन, और ये पूरा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा टिल 4.5 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा 4.5, यानी कि यहाँ तक। इसको लेना है कि नहीं लेना है, नहीं लेना है, मैंने पहले बता चुका है, इन दोनों को नहीं लेना है। तो अगर हम इन दोनों को छोड़ दे तो क्या क्या बच रहा है, देखो 0 बच रहा है, 1 बच रहा है, 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, 4 बच रहा है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4। 5 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 4.5 से ज्यादा है, और 4.5 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी नहीं है। अगर यही ऐसे रहता, इक्वालिटी का साइन रहता ना, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन, तो फिर 0.5 को भी लेना पड़ता, यानी कि फिर -12 को भी लेना पड़ता। और पहले बात कि इंटीजर बोल रहा है, इंटीजर तो ये नहीं है, तो फ्रैक्शन है ना, तो इसलिए 0 1 2 3 4 ये हो जाएगा आपका एलिमेंट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड अगर देखें तो थर्ड क्या है कि c = x इज एन इंटीजर विच इज, कंडीशन है कि x स्क्वायर जो होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए। वो सारे इंटीजर लिखना है, इंटीजर की बात कर रहा है, यानी कि नेगेटिव नंबर भी आएगा, पॉजिटिव नंबर भी आएगा, 0 भी आएगा। तो देखो x हम क्या लें, अगर हम एक सेट बनाएं, x नेगेटिव में कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 4 आएगा, या 4 के बराबर आएगा, या 4 से कम आएगा उसका स्क्वायर करने पे। देखो अगर हम ध्यान से देखें कि अगर x को -1 लेते हैं, सॉरी -1 नहीं, -2 तक तो ले सकते हैं ना, -2 लेते हैं x को -2, तो -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। देखो सेटिस्फाई कर रहा है, 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, सही बात है ये कि 4 बराबर होता है, या तो बराबर होना चाहिए, तो 4 बराबर इक्वल टू 4, ये वाला सही हो गया। अब देखो x को -2 के बाद क्या आता है, -1 ले सकते हैं। तो अगर हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, कि 1 जो है 4 से छोटा है या इक्वल है, तो इक्वल टू नहीं है तो छोटा तो है ना, ये सही तो है ना कि 4 जो है 1 से बड़ा है, ये सही स्टेटमेंट है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है सही है, ठीक है। या तो इसका मतलब होता है या तो छोटा या तो बराबर, ठीक है, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो बराबर तो नहीं है बट छोटा तो है 1 4 से, ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा x = -1। अब हम x = 0 ले सकते हैं, -1 के बाद कौन सा इंटीजर आता है 0, तो 0 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 0, और ये भी सेटिस्फाई करेगा, 0 भी छोटा है 4 से तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। अगर हम x = 1 ले लेंगे तो 1 भी सेटिस्फाई करेगा, देखो, और अगर x = 2 ले लेंगे तो 2 का स्क्वायर = 4, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर हम x = 3 ले लेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, 9 तो छोटा नहीं है ना 4 से, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि टिल 2 तक जाएगा मेरा, 2 तक ही हो सकता है। और इधर देखो -2 के ऊपर नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि x = अगर -3 लेंगे तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यानी कि कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और ठीक है, तो इतना हो सकता है, -2 -1 0 1 2, ये सारे जो हैं x = 4 को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, और सारे इंटीजर भी हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। चलो इसके बाद देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या है मेरा, फोर्थ है कि d = x, x इज अ लेटर इन द वर्ड लोयल।
लोयल एक लेटर है, LOYAA, इसका एक एलिमेंट बनाना है। तो सिंपल है ये, तो ये इसमें क्या है, ठीक है। तो क्या होगा, L होगा, O होगा, Y होगा और A होगा। दोबारा से L तो होगा नहीं, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। तो LOYA ये एलिमेंट हो गया सेट का। फिफ्थ नंबर क्या है, X इज अ मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। मंथ लिखना है, 31 डेज नहीं होना चाहिए। तो 31 डेज किसका होता है, जनवरी में 31 डेज होता है, तो जनवरी नहीं होगा। फरवरी में हो सकता है क्योंकि 28 होता है या 29 होता है, तो फरवरी हो जाएगा। मार्च नहीं होगा, अप्रैल हो जाएगा। मई नहीं होगा, जून हो जाएगा। जुलाई भी नहीं होगा, अगस्त भी नहीं होगा, सितंबर हो जाएगा, नवंबर हो जाएगा, दिसंबर नहीं होगा। तो ये बन गया सेट। ठीक है, तो ये सारे ऐसे मंथ हैं जिसमें 31 डेज नहीं होता है। ठीक है, 30 डेज होता है और फरवरी में 28 या 29 डेज होता है। इसके बाद 6 नंबर देखो, 6 है कि एक्स, ये 6 था, लोयल 4th। हाँ ठीक है, 6 नंबर देखो क्या है कि एक्स इज अ कांस्टेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। वो सारे कांस्टेंट लिखना है, वोवेल्स नहीं आना चाहिए उसमें, जो के से पहले हो। प्रीसीड्स का मतलब क्या होता है, प्रीसीड्स का मतलब होता है उससे पहले आने वाले, और सक्सीड्स का मतलब होता है उसके बाद आने वाले। तो अगर यहाँ लिखा है प्रीसीड्स के यानी कि के पहले, तो चलो लिखो। अगर हम ए लिखें, ए क्या है, ए वोवेल है, तो ए तो कट गया, ए तो हो नहीं सकता है। बी हो सकता है क्योंकि कॉन्सोनेंट है और के से पहले भी आता है। सी हो सकता है, डी हो सकता है, ई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वोवेल है और हमको कॉन्सोनेंट लिखना है। एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, एच हो जाएगा, आई नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, वोवेल है। जे हो जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है। के नहीं होगा। प्रीसीड्स के का मतलब क्या, के से पहले। तो देखो क्या क्या आया, बी आया, सी आया, डी आया, ई नहीं होगा, एफ होगा, जी होगा, एच होगा, आई नहीं होगा, जे होगा। तो ये सारे हो गए जो जे के से पहले आने वाले क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पूरा कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी आसान है। ये सेट दिया हुआ है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली मैच करा देता हूँ। ठीक है, आप अगर दिख रहा होगा तो देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 6, 1 2 3 6। अब देखो 1 2 3 6, यहाँ ध्यान दो, ये तो कोई सीक्वेंस हो नहीं रहा है, तो हम चेक करेंगे कि मेरा क्या मैच कर सकता है। देखो पहला है कि x इज अ प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। ये जो नंबर्स होने चाहिए, x होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए और 60 का डिविजर होना, 6 का डिविजर होना चाहिए। 6 का डिविजर क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 इटसेल्फ हो सकता है। बट ये प्राइम नंबर की बात कर रहा है 6 का, तो 1 2 3, जिसमें 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, 2 3 है, 6 भी नहीं है प्राइम नंबर, तो ये तो पहला ऑप्शन होगा नहीं। बी, एक्स इज एन ऑड नेचुरल, ये भी नहीं होगा। एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है और 6 का डिविजर है। देखो 1 एक नेचुरल नंबर है, 6 का डिविजर भी है। 2 नेचुरल नंबर है, 6 का डिविजर भी है। 3 नेचुरल नंबर है, 6 का डिविजर भी है और 6 नेचुरल नंबर भी है और 6 का डिविजर भी है। इसलिए फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाले का आंसर होगा सी। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, सी होगा। चलो सेकंड की तरफ देखते हैं। सेकंड है कि 2 3, मैंने अभी 6 का डिविजर क्या क्या बताया था, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 होगा। इसमें से कितने हैं, देखो प्राइम नंबर वाला पहला है ना, ए वाला ऑप्शन कि x इज अ प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। डिविजर ऑफ 6 तो सारे हैं और इसमें से प्राइम नंबर क्या है, 2 एक प्राइम नंबर है ना, 1 तो है नहीं, 3 भी एक प्राइम नंबर है, तो 2 ही तो है प्राइम नंबर और दोनों क्या है, डिविजर भी है 6 का। तो ऑप्शन नंबर 2 का ए ऑप्शन नंबर सही हो गया। तो 2 का क्या होगा, ए। वैसे ही थर्ड देखो, थर्ड है MATHET, ये तो आसान है ना, ये तो सब कर लोगे, मैथमेटिक्स का ये सेट है, तो इसका थर्ड का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो थर्ड का क्या हो जाएगा, डी। और फोर्थ का जो बचा वो होगा, फोर्थ क्या है, 1 3 5 7 9। ठीक है, 1 3 5 7 9, तो ये तुमको दिख रहा है कि ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा कि x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 और 10 से कम भी है, इसलिए फोर्थ का आंसर हो जाएगा बी। तो फोर्थ मैच करेगा बी के साथ।
तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैंने एक्सरसाइज 1.1 का सारा क्वेश्चन डिस्कस किया। आई होप कि आप सबको हमारा जो लेक्चर है, जो हमारा क्लास है, समझ में आ रहा होगा। और अगर अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो आप लोग लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि नेक्स्ट लेक्चर जो मैं डालूँगा वो कंसेप्ट होंगे, चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, और उसका मैं हैंड रिटन नोट्स खुद से लिख के नोट्स का डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी डाल दूंगा, ताकि आपको, जैसे कि क्या होता है कि आप वीडियो देखते हो तो उस टाइम कुछ पॉइंट्स होते हैं जो छूट जाते हैं, जो मैं कुछ बता भी नहीं पाता हूँ, तो उन सारे पॉइंट्स को मैं मेंशन कर दूंगा नोट्स में। आप नोट्स फॉलो करोगे, आप नोट्स को देखोगे तो उसमें से आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए भी। एक इम्पोर्टेंट बात और बता दूँ कि 11th क्लास में मैथमेटिक्स आप कर रहे हो, इसमें आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना खुद से, क्योंकि देखो सोल्यूशन तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, आप किसी भी टीचर का सोल्यूशन देख सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऐप्स होंगे जिनका आप सोल्यूशन आराम से देख सकते हो, बट उससे फ़ायदा 1% भी नहीं होगा, ये गारंटी है मेरा। तो फ़ायदा अगर लेना है ना, कि सोल्यूशन का फ़ायदा क्या है, सोल्यूशन इसलिए होता है कि आप जहाँ पे फंस गए, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, तो आप वहाँ देख लिए कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। सेकेंड चीज़ कि आप सोल्यूशन को देख के आपको पता चलता है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। थर्ड पॉइंट कि आप सोल्यूशन को देखकर ये आपके माइंड में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, स्टेप क्या होगा, कैसे लिखेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। इन सब के लिए होता है, ये नहीं होता कि आप सोल्यूशन को छाप रहे हैं। मैथमेटिक्स इज नॉट अबाउट रिमेंबर, कुछ टू रिमेंबर नहीं करना है, आपको मैथमेटिक्स को समझना है। यू हैव टू, कि आपके अंदरूनी, आपके अंदर उसको ढालना पड़ेगा, आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दिस कंसेप्ट इज़ वेरी नेसेसरी वाइल सॉल्विंग एनी क्वेश्चंस। आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको एक बार में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप 5 बार कीजिए। बाकी आपको जितने भी डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप किसी भी बुक से डाउट पूछ सकते हैं, किसी भी बुक से, इसमें कोई भी वो नहीं है। और मैं ट्राई करूँगा कि आपको सोल्यूशन बताऊँ, या आप मुझसे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, मुझे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आपका जवाब दूंगा। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।